डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा थीसिस डिफेंस से रिलेटेड। चाहे आपका मास्टर लेवल का थीसिस हो, एमफिल लेवल का, एमएस या पीएचडी लेवल का थीसिस हो, तो आपको मोर और लेस सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ऑल्दो मास्टर लेवल पे इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम होती है, लेकिन ये है कि यूजुअली जो सिचुएशन होती है आपकी साइकोलॉजिकल, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अच्छा, सबसे पहले जो इस वीडियो को ज़रा डिटेल में देखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम जो होलिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मिले थीसिस डिफेंस के रिलेटेड। ठीक है, इसको लाइक करें और शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे बेनिफिट हासिल करें। ओके, सबसे पहले जो अहम बात है ना वो है टू नो द फॉर्मेट ऑफ योर थीसिस डिफेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके थीसिस डिफेंस का फॉर्मेट क्या है। यानी फॉर एग्जांपल यूजुअली जो एमफिल पीएचडी के डिफेंस होते हैं उसमें एक कमेटी होती है जिसमें एक्सटर्नल जिसने थीसिस एवेल्यूएट किया होता है वो मौजूद होता है, डीन मौजूद होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं या एचओडीज होते हैं या फिर आपके सुपरवाइज़र होते हैं। ये कलेक्टिवली, चूँकि ओपन डिफेंस होता है, स्टूडेंट्स भी उसमें बैठे होते हैं, फैकल्टी भी उसमें बैठी होती है, तो लेकिन कमेटी एक मौजूद होती है जिसने बहरहाल फाइनल डिसीजन लेना होता है सारी डिस्कशन करने के बाद। प्लस आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि किस इन्वायरमेंट में आपका डिफेंस होना है, तो इट्स बेटर कि आप एक दिन पहले विज़िट कर लें और जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे आईटी के पड़े हुए हैं उनको आप एक दफ़ा उस इन्वायरमेंट के साथ यूज़ टू हो जाएं। ठीक है, और उसमें अपनी स्लाइड्स को एक दफ़ा चला के देख लें, रन करके देख लें कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर उसमें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। अच्छा, ये आपको डिफेंस का पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल कितने मिनट्स के लिए प्रेजेंटेशन देनी है। 40 मिनट के लिए 30 to 40 मिनट्स यूजुअली दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए। बाज़ औक़ात 25 मिनट्स to 30 मिनट्स दिए जाते हैं कि आप प्रेजेंट करें और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होता है। दरमियान में यूजुअली जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन आंसर नहीं होते, आखिर में सवाल जवाब होते हैं। और वो भी आपको इल्म होना चाहिए कि एक ख़ास डेकोरम के तहत जो एक्सटर्नल होता है पहले वो क्वेश्चंस करता है, फिर उसके बाद अगर फैकल्टी में कुछ क्वेश्चंस अगर वो करना चाहते हैं वो करें, फिर स्टूडेंट्स अगर बैठे हैं तो वो भी सवाल करना चाहें कर लें। ओके, एक प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर और उसके बाद आपकी फ़ाइनल जो भी कमेटी की एक डिस्कशन होती है और फाइनल फिर वो बताते हैं कि आपने माइनर चेंजेस करनी है, मेजर चेंजेस करनी है, और या फिर आपने रिजेक्शन ऑफ द थीसिस हो। लेकिन यूजुअली ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली बता दूं, ये अपने जहन से निकाल दें जब एक थीसिस या एक टॉपिक, एक रिसर्च इतने प्रोसीजर से होके आ जाती है कि आपका प्रपोजल डिफेंस होता है, आपकी बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ होती है यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद आपकी डिपार्टमेंटल मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद आपकी सबमिशन पे सेमिनार होते हैं, प्री सबमिशन सेमिनार जिनको कहते हैं, उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स आती हैं इंटरनल से, एक्सटर्नल एवेल्यूएटर से भी, जो फॉरेन एवेल्यूएटर्स हैं, तो उसके बाद फिर आपकी प्री वाइवा इवन डिफेंस होता है, फिर वाइवा डिफेंस होता है। तो इतनी सारी स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद यूजुअली ये इतना नहीं होता कि थीसिस रिजेक्ट हो रहा हो। ये अपने जहन से निकाल दें, पर आपकी साइकोलॉजिकल ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मेरा थीसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन ज़रूर होती हैं, माइनर मॉडिफिकेशंस होती हैं। यूजुअली वो सजेस्ट करते हैं कि आप इसको रीवर्ड कर लें या इसको पैराफ्रेज कर लें या यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दें, रेफरेंसेस को एपीए में कर दें, व्हाटएवर, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो थीसिस रिजेक्ट नहीं होता, माइनर या मेजर मॉडिफिकेशंस होती हैं जो आपको वो सजेस्ट करते हैं, और उसके लिए आपको वो डेज दे देते हैं कि आप 15 दिनों में या 1 माह के अंदर या 2 माह के अंदर ये कंप्लीट करके सुपरवाइज़र से फॉरवर्ड करवा दें। ओके, तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात आपकी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि जो आपने थीसिस की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है वो उसको आपने बड़ा स्पेसिफिक होके प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो फॉर्मेट है प्रेजेंटेशन का, prezi.com पे भी मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं,
अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव दोनों आपने जो है ना वो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट पीपीटी का चूज़ करना है। और आप सबसे बेहतर बात ये होगी कि आप हाइपर लिंक दे दें। जैसे मुख्तलिफ जगहों पे अगर आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिखाना है तो उसका हाइपर लिंक देते रादर दैन कि आप उसको स्लाइड्स के अंदर ऐड करते चले जाएं। इसी तरह टेबल्स आपने दिखाने हैं जो आपके डाटा एनालिसिस के टेबल्स हैं और थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं कुछ, अगर वो आपने दिखाने हैं तो उन सब को हाइपर लिंक पे रखें। ठीक है, वैल्यूज़ आप ज़रूर डेटा एनालिसिस में शेयर करें टेबल की, लेकिन अगर कोई कहे कि डिटेल में ज़रा उसकी क्लियर पिक्चर हमें दिखाएं जिसमें स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आप हाइपर लिंक पे टेबल को रखेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो वो हाइपर लिंक खुल जाएगा। तो उससे ज़रा वाइब्रेंट किस्म की आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप का फॉर्मेट क्या है प्रेजेंटेशन का, वो इंटरेक्टिव है, वो अट्रैक्टिव है और वो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, उसमें वेग इन्फॉर्मेशन नहीं है। ज़्यादा स्लाइड्स ना ऐड करें, 30 तक स्लाइड्स अपनी ऐड रखें और मैक्सिमम कोशिश करें कि जो आपका थीसिस में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी स्लाइड्स के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डालें। मिसाल के तौर पर आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एक टाइटल पेज दें और अपना इंट्रोडक्शन ऐड करें फर्स्ट स्लाइड में। सेकंड स्लाइड में ये हो सकता है कि आप अपनी रिसर्च के जो वेरिएबल्स हैं उनको डिस्कस करें, उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस दें, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बताएं कि आपने स्टडी को कंडक्ट क्यों किया, उसकी रीजंस दे दें 1-2 स्लाइड्स में। यानी इंट्रोड्यूस करवाते हुए टॉपिक को आपने रैशनल ऑफ द स्टडी भी साथ बता देना है। फिर डायरेक्ट 4th स्लाइड जो है वो आपकी, या 5th स्लाइड ऑब्जेक्टिव की आ जाए, जिसमें आप बताएं कि आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस कौन कौन से हैं वो आप डिस्कस करें, वो आप बताएं 6ठी-7वीं स्लाइड में। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट जो है ना अगर डिलिमिटेशंस हैं तो वो शेयर कर दें, वरना मेथडोलॉजी के सेक्शन पे आ जाए। मेथडोलॉजी के सेक्शन में आपने यूजुअली डिस्कस करना है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या था, उसकी डिटेल देनी है, फिर पॉपुलेशन क्या थी, सैम्पल क्या था, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की, ठीक है, और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टूल्स कौन से थे और उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर की, और उसके बाद डाटा कैसे एनालाइज किया। ठीक है, इसके बाद डाटा एनालिसिस में आप रिजल्ट्स बयान करें। रिजल्ट्स भी सारे रिजल्ट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आप समझते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो मेजर रिजल्ट्स हैं या जो मेजर फाइंडिंग्स हैं वो आप शेयर करें, और उनके जो टेबल्स हैं वो कोशिश करें कि उनकी वैल्यू ज़रूर दें, क्योंकि वैल्यूज़ के बगैर जो एवेल्यूएटर्स हैं या जो ऑडियंस है उनको समझ नहीं आती कि आपकी फाइंडिंग किस तरह आप एलेबोरेट कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा आप परसेंटेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं, तो हमें अगर मीन के साथ स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू भी हो तो हमें उसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी होती है कि ये मीन और एसटी में क्या रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। ओके, वैल्यूज़ का होना डाटा एनालिसिस के टेबल्स में ज़रूरी है फाइंडिंग्स के साथ। फिर इसके बाद आप कंक्लूजन्स लिखते हैं और रिकमेंडेशंस देते हैं। ये मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि एक बड़ा अहम सवाल ये होता है कि जी ये आप रिकमेंडेशन जो दे रहे हैं, रिकमेंडेशंस भी 2 तरह की ना, एक फाइंडिंग्स बेस्ड हैं और एक आपकी फ्यूचर रिसर्च के लिए। जो फाइंडिंग्स बेस्ड रिसर्च रिकमेंडेशंस है वो पहले दें, और जो फ्यूचर रिसर्च के लिए वो बाद में दें। लेकिन ये आपको कहा जाता है कि अलाइनमेंट बनाएं कि किस तरह आपकी ये रिकमेंडेशन किस कंक्लूजन के साथ अलाइन होती है, वो कंक्लूजन किस फाइंडिंग की बेस पे आया था, और वो फाइंडिंग किस रिसर्च क्वेश्चन का या ऑब्जेक्टिव का के साथ लिंक्ड है, तो वो आपको लिंक पता होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा अक्सर सवाल होता है कि जी ये रिकमेंड क्यों किया, ये तो जनरल रिकमेंडेशन है, तो आपकी क्या फाइंडिंग की बेस पे है, तो आप उन्हें बताते हैं कि ये रिकमेंडेशन मैंने इस कंक्लूजन इस फाइंडिंग की बेस पे दी थी और ये फाइंडिंग फलां ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड है। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रेपरेशन बड़ी ज़रूरी है, और इसको आपने वो जितना भी आप स्पेसिफिक हो सकते हैं, जितना भी आप नैरो डाउन करें इंफॉर्मेशन को, उतना ही अच्छा है। यानी आपने बातें तो सारी बतानी है, लेकिन उसको 10-10, 20-20 स्लाइड्स पे एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, आपने, और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे ना घर पे बार बार, यानी एक स्लाइड जब बना लें तो बार बार उसको प्रेजेंट करके देखें कि आप जो 20 मिनट के अंदर या 25 मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, और स्पीड अपनी स्लो रखनी है आपने ना, यानी नॉर्मल स्पीड के साथ आपने बोलना है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स बहुत, चूँकि प्रेशर होता है डिफेंस का, तो बहुत तेज़ी से बोलते हैं, बड़ी फास्ट स्पीड के साथ बोलते हैं।
तो आपने नॉर्मल स्पीड के साथ बोलना है, जैसे आप यूजुअली एक प्रेजेंट करते हैं किसी टॉपिक को, तो उसी तरह आपने प्रेजेंट करना। ओके, इसमें फिर कम्युनिकेशन का एक रोल होगा कि आप, मैंने जैसे बताया, हाइपर लिंक लगाएं, कुछ ट्रांजिशनल फ्रेजेस याद कर लें, जैसे इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर फॉर्मुलेटेड, व्हाटएवर। आपने जो ट्रांजिशनल फ्रेजेस हैं जो एक पार्ट को, आपकी प्रेजेंटेशन को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करेंगी, वो आप बेशक लिख के उनको तैयार कर लें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बार बार उनका इस्तेमाल करें, ठीक है। और लैंग्वेज आपने इजी रखनी है, क्लियर लैंग्वेज बोलें। आप बार बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई होप कि वो आपको कम्युनिकेशन बैरियर प्रेजेंट करते हुए फील नहीं होगा। ओके, फिर आप ये देखें कि यू शुड नो योर रिसर्च फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पूरी रिसर्च की एक जो स्टोरी है वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि किसी भी जगह से सवाल होता है, सैम्पलिंग पे क्वेश्चन होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव से लेके, उसके रैशनल से लेके, उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से लेके, और फाइंडिंग्स और डाटा एनालिसिस और कंक्लूजन, ये सारे आपको लिंक पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, यानी जो आपने काम किया हुआ है, जिस तरीके से किया हुआ है, वो आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पूरी स्टोरी एक पूरे माइंड में क्लियर होगी तो आपको कोई भी सवाल होगा, किसी भी पार्ट से होगा, तो आप इजीली जवाब दे लेंगे। फिर उसके बाद पैनिक नहीं होना। क्वेश्चन आ जाते हैं, अल्टीमेटली सवाल आपसे होने हैं, और सवालात की अगर आप प्रेपरेशन कर लें, ये बड़ा ज़रूरी है। यानी जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं ना आपकी रिसर्च से रिलेटेड, वो आप लिखें पहले बिफोर डिफेंस, और उनके जवाबात लिखें, ठीक है। और अगर आप पॉसिबल क्वेश्चन लिख लें 30, 40, 50, और उनके फिर जवाबात लिखें और उनको तैयार रखें, ठीक है। उनमें से अक्सर ऐसे ही 90% क्वेश्चन होंगे जो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसी में से ही होंगे। तो उनको आप प्रिपेयर अगर कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसको डिफेंस देना, और आप पैनिक नहीं होंगे। जितने आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे उतने ही आप पैनिक नहीं होंगे। अच्छा, जो सबसे अहम बात है ना सवालात को लिखने की, उसमें मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पर क्वेश्चन ये होता है कि आप अपनी स्टडी की सिग्निफिकेंस बताएं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये स्टडी मेरी जो है ना वो कितनी सिग्निफिकेंट है और इसकी यूजेबिलिटी कितनी होगी इन फ्यूचर, ठीक है। फिर आप ये बताएं कि मिसाल के तौर पर सवाल ये भी होना है कि रैशनल क्या था स्टडी का, क्यों कंडक्ट की, और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अक्सर जो है ना वो उस पे सवालात होते हैं कि ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ठीक नहीं है, कंटेक्सचुअलाइज्ड नहीं है, आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, जर्नल लिखी हुई है बातें। फिर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी जो वर्ब्स हैं जो यूज़ किए होते हैं, जैसे टू डिटरमिन, टू एग्जामिन, टू आइडेंटिफाई, तो वो कहते हैं कि ये जो आपने वर्ब यूज़ किए हैं ना, आइडेंटिफाई, एग्जामिन, ये एक्सप्लोर, ये अप्रोप्रिएट वर्ब्स का इस्तेमाल करें, जो आपने काम किया उसके मुताबिक ये वर्ब्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस में अलाइनमेंट नहीं होती, तो वो कहते हैं कि जी ये बताएं कि ये पहला ऑब्जेक्टिव है, इसका कौन सा रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस बनाया, तो आपको वो लिंक आना चाहिए, ठीक है। आप बेशक एक स्लाइड और बना लें जिसमें आप एक टेबल बना लें कि एक कॉलम में आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिख लें, फिर रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस लिख लें, और उनको रिलेट करके दिखाएं कि ये ऑब्जेक्टिव इस हाइपोथेसिस के साथ रिलेट करता है, यानी दोनों को वो रिलेट करके दिखाएं। अच्छा, इसी तरह सवालात फिर होते हैं कि आप की जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, या आपकी जो आपने डाटा जो कलेक्ट किया है, टूल यूज़ किया है, उसके अंदर जो आपने मेजर किया है और जो आप ऑपरेशनल डिफाइन करें, इनमें अलाइनमेंट नहीं है। तो ये ज़रूर अलाइनमेंट हो कि ऑपरेशनल डेफिनेशन और आपके क्वेश्चनर में जो मेजरमेंट हो रही है इनमें अलाइनमेंट हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक कमेंट यूजुअली आता है कि आपने रिव्यूड लिटरेचर में रिफ्लेक्शंस अपनी ऐड नहीं की, आपने क्रिटिकल कमेंट्स ऐड नहीं किए, या आपने साइटेशंस सही नहीं दी और साइट सही नहीं किया हुआ, या आपकी साइटेशंस जो हैं वो रेफरेंस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने केयरफुली जो है ना वो चीज़ों को देखना है और आंसर करना है। फिर मेथडोलॉजी में आपसे सवाल होता है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन कौन सा था, तो आपने बताना है कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन था, कॉजल कंपैरेटिव था, कोरिलेशनल था, हिस्टोरिकल था, क्वालिटेटिव था, व्हाटएवर, और उसमें कौन सा मेथड आपने रिसर्च का यूज़ किया। फिर सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं,
जो आपने एक्चुअली किया हुआ है ना, अगर आपने कन्वीनियंट सैम्पलिंग की हुई है तो आप लिखें कि मैंने कन्वीनियंट की हुई है, क्योंकि वो प्रोसीजर आपसे पूछते हैं। अक्सर जब आप क्लेम करते हैं कि मैंने रैंडमाइज सैम्पल जो है ना वो किया है, सैम्पल रैंडमाइज था, नहीं ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर रैंडमाइज मैंने किया है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी किया है, तो वो प्रोसीजर क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या किया, दूसरा स्टेप क्या किया, तीसरा क्या किया। यूजुअली मैंने अक्सर वाइवाज में ये देखा है कि स्टूडेंट से जब वो पूछना शुरू करते हैं ना कि आप बताएं कि आपने ये जो आप क्लेम कर रहे हैं कि रैंडमाइज्ड सैंपल था, तो ये कैसे आपने किन किन स्टेप से किया है, तो बाद में पता चलता है शायद वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग आ गई है या वो पर्पसिव सैम्पलिंग की तरफ जा रहा है। तो जो आपने किया हुआ है एग्जैक्टली वो आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कर रहा हूँ ना, तो उसके स्टेप्स क्या हैं। जैसे कि उसमें सैम्पल फ्रेमवर्क का होना ज़रूरी है, सैम्पल फ्रेमवर्क होगा, सारी पॉपुलेशन एनालिस्ट होगी, उसके बाद ही आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर पाएंगे। तो ये आपको जो आपने लिखना है वो आपको पता हो कि मैंने इसका प्रोसीजर क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद रिस्पांस रेट पे एक क्वेश्चन होता है कि अक्सर आप जब लिखते हैं कि रैंडमाइज्ड सैंपल था और रिस्पांस रेट आपका 100%, अक्सर रिसर्चेस में मैंने देखा आ जाता है, तो वो सवाल ये करते हैं कि इतना हाई रिस्पांस रेट विद रैंडमाइज्ड सैंपल ये कैसे आया, कैसे इंश्योर किया। तो उसका आपको जवाब देना होगा, उसकी डिटेल लिखनी होगी कि आपने बहुत सारे विजिट्स किए हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स यूज़ किए हैं और बार बार आपने उसको प्रिंट किया है क्वेश्चन को, और आपने उसको इंश्योर किया है कि आपके पास मैक्सिमम जो है वो रिस्पांस रेट आ जाए। अच्छा, उसके बाद वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ टूल्स पे बात होती है कि जी कितने लोगों से वैलिड करवाया और उनकी डिटेल क्या थी, वो डिटेल कहाँ लिखी है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो जो एवेल्यूएटर्स होते हैं या जो वैलिडेट करते हैं क्वेश्चनर, उनकी डिटेल ज़्यादा ऐड नहीं करते, वो 2-4 लाइनों में लिख के ख़त्म कर देते हैं। जबकि आप डिटेल में आप लिखें कि उनके कमेंट्स क्या थे, कौन कौन सी उन्होंने जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिमूव करवा दी हैं, कौन सी मॉडिफाई करवाई हैं और किस अंदाज में मॉडिफाई करवाई हैं। फिर अगर आप रिलायबिलिटी कहते हैं तो किस तरह आपने क्वेश्चन को रिलायबल बनाया है, इस इंस्ट्रूमेंट को। आइदर अल्फ़ा है तो आपने पायलटिंग कैसे की और पायलटिंग के रिजल्ट्स कैसे, वो भी आप लिखें कि कौन कौन से रिजल्ट्स आए और उनकी क्या वैल्यूज़ आई। ठीक है, डिटेल इसकी दें कि आपने कैसे रिलायबिलिटी इंश्योर की। फिर डाटा एनालिसिस है, उसके बारे में सवालात होने हैं, वो अल्टीमेटली आपके ऑब्जेक्टिव्स या हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग और ये सारा चूँकि लिंक्ड होगा, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव जो है उसका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, उसके लिए मैंने कौन सा हाइपोथेसिस बनाया हुआ है और उस हाइपोथेसिस के अंदर वेरिएबल्स की तादाद कितनी थी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने थे और वो किस लेवल पे मेजर हो रहे थे। वो जो है ना वो नॉमिनल वेरिएबल्स थे, ऑर्डिनल थे, इंटरवल थे या रेशियो लेवल पे मेजर हो रहे थे, वो डिस्क्रीट थे या कॉन्टिन्यूस थे। और उसके बाद आपने जो टेस्ट लगाया है वो क्या उन तमाम उसकी अजम्पशंस फुलफिल की हैं, ये भी आपसे सवाल होता है। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जब आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए सवालात ज़्यादा हो जाते हैं कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया तो क्या अजम्पशंस को टेस्ट किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, ताकि आप उसको आंसर कर पाएँ और आप उन्हें बताएं कि मैंने किस तरह ये इंश्योर की हैं अजम्पशंस। उसके बाद आपने टेस्ट अप्लाई किया। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन रह जाता है वो मेजर फाइंडिंग्स का है, मेजर रिजल्ट्स का है और फिर कंक्लूजन्स कैसे ड्रा किए हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जर्नल कंक्लूजन्स लिखते हैं स्टूडेंट, जब उन्हें कहते हैं कि ये कंक्लूजन किस फाइंडिंग की बेस पे लिखा है तो अक्सर के पास जवाब नहीं होता। तो आपको वो कंक्लूजन ड्रा करें जो जिसकी फाइंडिंग ऑलरेडी मौजूद है। मे भी 3 फाइंडिंग्स मिलके एक कंक्लूजन बना दें, ठीक है। तो लेकिन कंक्लूजन्स फाइंडिंग बेस्ड होने चाहिए और इसी तरह फिर रिकमेंडेशंस भी कंक्लूजन और फाइंडिंग बेस्ड होनी चाहिए। फिर रेफरेंसेस से रिलेटेड सवालात होते हैं कि जी साइटेशंस और रेफरेंसेस में अलाइनमेंट नहीं है और उनकी ऑर्डरिंग ठीक नहीं है, जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। और APA चूँकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो 6th एडिशन है उसके मुताबिक आपके रेफरेंसेस नहीं है, वो आपने इंश्योर करने होते हैं। और एंड पे आपने अपेंडिसेस की लिस्ट डिटेल देनी होती है कि वो जो आपने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, पायलटिंग के डाटाज वगैरह, जो आपने
लेटर लिखे उसके लिए अप्रूवल के लिए, उनकी डिटेल आपसे एंड पे वो अटैच की जाती है। अच्छा, ये सारी बातें तो ठीक है। अब सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं और समटाइम्स ऐसे मुमकिन है कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, तो फिर आपको क्या करना है? क्वेश्चन हुआ आपसे, आप पैनिक नहीं हो, आपने तैयारी की हुई है, वही आपकी स्टोरी है पूरी रिसर्च की, उस अगर वो आपको क्लियर है तो फिर कोई इशू नहीं है। सवाल आया और आपको जवाब नहीं आया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें कहें कि क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप मज़ीद इसकी डिटेल बता दें। आप अपने सुपरवाइज़र आपको डिटेल बता सकता है, कोई भी फैकल्टी मेंबर उस सवाल को जो है वो क्लियर कर सकता है। लेकिन आपने, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप उनसे सवाल ज़रूर पूछें कि क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, इसकी डिटेल मुझे थोड़ी सी बताएं कि क्वेश्चन आप पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वो एक तो आप उनकी डिटेल जब पूछेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस एंगल से, किस डायमेंशन से ये सवाल हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत अच्छे आप प्रिपेयर्ड हैं, तो आपकी जो लाइन है या स्टोरी है उसको जो भी क्वेश्चन क्रॉस करेगा तो आप अल्टीमेटली कहेंगे कि मैंने ये किया हुआ है। आपने अपना ज़रूर बताना है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपने काम किया हुआ है वो आपने शेयर करना है। ठीक है, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना और चुप नहीं कर जाना, क्योंकि हमारे अक्सर स्टूडेंट शुरू में बड़े एनर्जेटिक होकर बोलते हैं और एंड पे फिर ये होता है कि जब क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं तो फिर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हम ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आप एमफिल या पीएचडी करें तो आप खामोश हो जाएं, आपने आंसर करना है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है किस एस्पेक्ट के ऊपर है, क्या मेथडोलॉजी से रिलेटेड पूछ रहे हैं, क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से रिलेटेड पूछ रहे हैं, डिस्कशन में कोई क्वेश्चन है, तो सवाल किस एरिया से है, किस उस एस्पेक्ट से है, फिर आपने जो किया हुआ है आप वो ज़रूर बताएं। ठीक है, खामोश रहना कोई उसका सलूशन नहीं है। जो आपने काम किया हुआ है वो आप उतना बताएं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक बताएं, क्योंकि जब आप डिटेल्स बताते हैं या एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं तो फिर उसमें बाज़ दफ़ा आप कुछ ऐसे अनकॉन्शियसली कुछ वर्ड्स बोल जाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जो आप बोल जाते हैं, तो उससे मज़ीद क्वेश्चन जो है वो जन्म लेते हैं। तो जितना क्वेश्चन हुआ है, जो आपने काम किया हुआ है, उतना आप बयान कर दें और अपने नर्व्स को ज़रूर कंट्रोल कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं या रोना भी शुरू कर देते हैं। तो अपने नर्व्स को कंट्रोल करें, कुछ भी नहीं होगा। यानी आपने जो काम किया आपने सिर्फ बताना है ऑडियंस को कि मैंने ये रिसर्च की है, ये उसकी फाइंडिंग्स आई हैं, दैट्स इट। ठीक है, और बिल्कुल नर्व्स को अपने कंट्रोल में रखें, रिलैक्स रहें और जो है वो आंसर करें जो भी आपने काम किया है। ठीक है, आई होप कि ये आपको कुछ टिप्स जो मैंने आज दी हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी डिफेंस में स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब होंगे। बाकी इन चीज़ों की डिटेल जो है ना, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेथडोलॉजी के सेक्शंस के से रिलेटेड डिटेल्स हैं, वो अगर आप इसी वीडियो के लिंक के नीचे एक प्रपोजल, हाउ टू डेवलप प्रपोजल वाली वीडियो भी देखेंगे तो आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि प्रपोजल डेवलपमेंट और डिफेंस में ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ आपको काफ़ी सारी मिलेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।